देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र की खबरों पर। ड्रैगन का खूनी खेल, मास्टरमाइंड है बीजिंग का बाजवा। गलवान का शैतान कौन, बीजिंग का बाजवा या जनरल झाओ की चाल? इसके अलावा आप देखेंगे चीन की दोस्ती, नेपाल अंधा, भारत के काम में फालतू अड़ंगा। आज रात 9:30 बजे 3 जून को फिक्र, टारगेट डेथलेस, आंखें खोल देने वाली कोविड की रिपोर्ट। और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, दिल्ली में सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र है चीन का धोखा। गलवान वैली में चीन ने जो धोखा के खंजर जो घोंपा है, उससे पूरे हिंदुस्तान में खून खोल रहा है। हर स्तर पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी चीनी सामान के बहिष्कार से उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कस्में खा रहे हैं। तो गलवान घाटी में हमारी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सामने सीना तान कर खड़ी है। लेकिन आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि जैसे पाकिस्तान में बैठा एक बाजवा इमरान की नहीं चलने दे रहा, उसी तरह चीन में एक बाजवा बैठा है जो जिनपिंग की नहीं चलने दे रहा। PLA का ये बाजवा कैसे जिनपिंग का गणित बिगाड़ रहा है, आपको बताएंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि आज पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव और गतिरोध खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की एक और मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय किया गया कि दोनों पक्ष LAC से पीछे हटेंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 घंटे लंबी चली मीटिंग में भारत की तरफ से 15 जून को हुई हिंसक झड़प का मामला उठाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि चीन में कल क्या होगा? क्या ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तय कर रहे हैं या PLA में बैठा एक बाजवा? खुद देखें ये रिपोर्ट। गलवान में हो रही भिड़ंत से चीन समझ चुका है कि अब उसे पीछे हटने का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि डोकलाम की तरह गलवान से भी भारत पीछे नहीं हटने वाला। इतना ही नहीं, चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी समझ चुकी है कि अब उसने गलत वक्त पर और गलत जगह पर हाथ डाला है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पूरी दुनिया को समझ में आने लगा है कि हिमालय पर इतना गंभीर तनाव कभी नहीं दिखा। 62 के बाद से चीन ने हिंदुस्तान को इतना गंभीर घाव कभी नहीं दिया और अब जरा सी भी गुस्ताखी हिंदुस्तान के हीम वीरों के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी है। हिमालय पर हालात देखकर ड्रैगन के घर हड़कंप मचा हुआ है। बीजिंग में बैठक के बाद बैठक हो रही है और उन सब में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि चीन के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। गलवान की खूनी झड़प पर PLA की पॉलिटिकल बैकिंग भले ही हो रही हो, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पीछे PLA के एक जनरल की साजिश साफ नजर आ रही है, जिसकी साजिश चीन के सारे इरादों पर भारी पड़ रही है। गलवान का मामला डोकलाम जैसा ही है और इन दोनों के ही पीछे एक ही शैतानी दिमाग है, जिसका नाम है जनरल झाओ जोंगक्वी। बताया जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में सेना भेजने और भारत से विवाद पैदा करने के पीछे इसी जनरल की शैतानी साजिश है, जिसका समर्थन कर रहे हैं शी जिनपिंग। तो ये आप देखिए, उनका चीन का जो फौज है उसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि जो अफसर या जो जवान एक कोई इलाके के अंदर भर्ती होता है तो वो ऑफिसर रैंक में जब तक वो मेजर जनरल का लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो उसी एरिया में रहता है। जिनपिंग की हर वक्त दिखने वाली उदास मुस्कुराहट के पीछे कितनी शातिर चालें छिपी हैं, ये कोई नहीं समझ पाता। जिनपिंग अपने दर्द से दहले हुए हैं या सख्त रुख से डरना चाहते हैं, ये भी कोई नहीं समझ पाता। लेकिन जिनपिंग ये जानते हैं कि उनका कमांडर उन्हें ले डूबेगा, क्योंकि शैतान कमांडर झाओ अब बड़ा मुकाम चाहता है। झाओ PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर है और वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC में पद चाहता है। CMC सैन्य मामलों में फैसला लेने की सबसे बड़ी बॉडी है और झाओ जानता है कि कमीशन का रास्ता उसे चीन की गद्दी तक ले जा सकता है।
जॉन जोंग्यू को हटा दिया गया है 15-16 के इंसिडेंट के बाद। वो भी वाइस चेयरमैनशिप के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह की हरकतें उन्होंने की है। उन्होंने डोकलाम में भी किया और उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं गलवान में हुआ, पैंगोंग में हुआ, समर एक्सरसाइज के बहाने और उसके बाद उन्होंने ये की। पीएलए के कमांडर झाओ का नाम उस वक्त सामने आया था जब सीनो वियतनाम युद्ध जोरों पर था। वियतनाम के लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, तो झाओ घात लगाकर हमला करने में माहिर था और उसने गलवान में भी कुछ वैसी ही साजिश रची। गलवान के 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर घात लगाकर हमला किया और ऐसा इसलिए किया कि डोकलाम की हार ने उसकी बढ़ती साख पर बट्टा लगा दिया था और सीएमसी में पद हासिल करने की महत्वाकांक्षा पर ग्रहण लगा दिया था। पीएलए के कमांडर झाओ को समझना चाहिए, अगर उसे सत्ता की इतनी ही भूख थी तो फिर उसने गलत कमांड क्यों चुनी। वेस्टर्न थिएटर कमांड का पाला हिंदुस्तान से पड़ता है और यहां उसकी दाल गलने वाली नहीं है। हालांकि उसने समय ठीक इमरान खान के जनरल बाजवा की जैसे काम किया, अपना कद बढ़ाने के लिए गलवान में हिंसा की साजिश रची। लेकिन जिनपिंग जानते हैं कि झाओ ने उनकी पीठ में खंजर भोंका है और यह पहली बार नहीं। वो 2014 के सितंबर का महीना था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लुआन के साथ भारत दौरे के लिए निकले थे और अहमदाबाद में उनकी हिंदुस्तान में आवभगत की थी। दुनिया को इस दौरे ने जितना नहीं चौंकाया, उससे ज्यादा चौंकाने वाली थी जगह अहमदाबाद। लेकिन जिनपिंग के लिए गुजरात एक ख्वाब था और वो ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2 बार चीन की यात्रा की थी और इस दौरे में जिनपिंग मोदी के मुरीद हो गए। कहते हैं कि ये दोस्ती ही थी जो उन्हें अहमदाबाद खींच लाई। दुनिया का डिप्टी सुपर पावर की हनक के लिए जिनपिंग साबरमती के तट पर झूला झूलते रहे और तब भारत के प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करते रहे। लेकिन तब भी चाइनीज बाजवा अपने मिशन पर था। जिनपिंग और मोदी के मुलाकात के बीच ही पीएलए ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुमार गांव में घुसपैठ की। बताया जाता है कि बात बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग से पूछ भी लिया कि क्या चीन की सेना और वहां की सत्ता में कोई मतभेद है। जाहिर है इसका जवाब तो जिनपिंग ने नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को देखेंगे। और जिनपिंग के लौटते ही जिनपिंग की सेना एलएसी पर घुसपैठ से पीछे हट गई। पीएलए और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर दिखता तो ये है कि वो सबड्यूड है, पूरे के पूरे उनके अधीन हो गए हैं और शी जिनपिंग का उन पर अधिपस्त है। मगर ऐसा है नहीं, उनके अंदर में बहुत बड़ा रिफ्ट चल रहा है और खास करके गलवान और पेंगसाओ और जो अभी स्टैंड ऑफ है उसके बाद बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। पीएलए की गुस्ताखी डोकलाम में भी दिखी। 2017 में पीएलए के जवानों ने डोकलाम में घुसपैठ की और भारत के जवान 70 दिन तक सीमा पर उनकी आंखों में आंखें डाले बैठे रहे। डोकलाम विवाद में भारत ने चीन के विदेश मंत्रालय की तरह धमकी तो नहीं दी, लेकिन ये साफ कर दिया कि भारत को पीछे नहीं धकेला जा सकता है। और इसी के बाद मोदी और जिनपिंग ब्रिक्स मीटिंग में मिले। तब जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति चुना जाना था, जो उन्हें माओ के बाद चीन का सबसे शक्तिशाली नेता बना देता। और इसी बीच मोदी ने जिनपिंग को एक बार फिर डोकलाम पर टोका। जिनपिंग ने फिर कहा वो इस मुद्दे को देखेंगे और ब्रिक्स से जिनपिंग के लौटते ही मिलिट्री के 2 जनरल हटा दिए गए। इनमें से एक जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति रहे हु जिनताओ का करीबी था। चीन का जो अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये वाला कार्रवाई किया है। साफ है पाकिस्तान में जिस तरह इमरान की जगह उनका बाजवा ही सरकार चला रहा है, उसी तरह चीन में जिनपिंग के साथ कई ऐसे लोग हैं जो समानांतर सरकार चला रहे हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन सबका एक ही हथियार है और वो हथियार है धोखा देना। जिनपिंग भी धोखा दे रहे हैं, उनके सेना के कमांडर भी धोखा दे रहे हैं और उनकी सेना भी धोखा दे रही है, जिसके अंजाम का अंदाजा चीन को होना चाहिए।
हम पहले से कहते आ रहे हैं कि कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं है, और बहुत मुमकिन है कि गलवान में भी जो दिख रहा है उसके पीछे असली वजह वो नहीं हो, क्योंकि हैरानी हर तरफ थी। देश ने 2014 के बाद से मोदी और जिनपिंग की बढ़ती करीबी देखी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी वुहान म्यूजियम गए थे। वहां पर शी जिनपिंग ने उनका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आश्चर्य की बात यह थी कि चीन के किसी भी हेड ने बीजिंग के बाहर किसी गेस्ट को रिसीव नहीं किया था, लेकिन शी जिनपिंग ने मोदी के लिए ऐसा किया, और 2 बार किया। बावजूद इसके चीन ने हिंदुस्तान से इतना बड़ा धोखा क्यों किया? गलवान में खंजर क्यों घोंपा? वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गद्दारी क्यों की? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। लेकिन गलवान के बाद इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि भारत और चीन का विवाद बीजिंग चाहता है या पीएलए। हिंदुस्तान सिर्फ इतना जानता है कि चीन ने गलवान में गद्दारी की, हमारे सैनिकों को धोखे से शहीद किया, और चीन को भारत ने इस बार सीधा जवाब दिया है कि हमारे शहीद हुए 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और गतिरोध खत्म करने के लिए भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। इसमें तय किया गया है कि दोनों पक्ष एलएसी से पीछे हटेंगे। यह मीटिंग 11 घंटे लंबी चली। इसमें 15 जून की हिंसक झड़प का भी मुद्दा उठा। ईस्टर्न लद्दाख में तनाव के सभी पॉइंट से सेनाएं पीछे हटेंगी और इसके तौर तरीके तय हो रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती हो चुकी है, इसलिए सेना की वापसी में वक्त लग सकता है। गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया, इन दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। इस बीच आर्मी चीफ भी ले पहुंचे और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के और 14 कोर कमांडर से मीटिंग करते हैं। और अब गलवान मामले में मैप के जरिए विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के पास। शुक्रिया निशांत। देखिए निशांत, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था गलवान वैली, क्योंकि इसको लेकर 15 तारीख के बाद जो 15 तारीख को हुआ उसको लेकर कल मीटिंग हुई थी, और आज भी जब आर्मी चीफ पहुंचे तो उनको पूरा ब्रीफ किया गया कि आखिरकार कोर कमांडर मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, चट्टान पे बना हुआ ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, और पेट्रोलिंग करते हुए हमारे जो जवान है वो यहाँ पर नीचे आते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पर चीजें हैं। और ये गलवान नदी है और यहाँ से ये शोक नदी में मिल जाती है निशांत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जहां पे ये मिलाव होता है वहां पर एक छोटा सा नाला, और अगर आप यहां देख रहे हो तो इन्हीं के पास जो है वो चीन ने इन चोटियों के पास अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली थी। यहां पर वो आके बैठ गया था। मैं दूसरे ग्राफिक्स को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और ये बताता हूं कि आखिरकार वो कौन सा है। ये देखिए, ये दूसरा मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, इसकी मदद से निशांत ये बता रहा हूं कि ये गलवान नाला है इस इलाके में, ये भारत की पोस्ट है। दोबारा से मैं आपको बहुत क्लोजली दिखा रहा हूं निशांत कि यहां पर विवाद की वो पहाड़ी है जहां पर चीन आके बैठ गया था। लगातार यहां पर चीन कई सालों से निशांत नहीं आया था, लेकिन एकदम अपने ज्यादा डिप्लॉयमेंट के साथ, पूरी मैसिव डिप्लॉयमेंट के साथ आकर बैठ गया और यहीं पर विवाद हुआ। और भारत की कोशिश थी कि PP-14 के पास जो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई है वो वहां से हटे निशांत, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर वो यहां के आके बैठ गया, अगर उसने अपने टेंट गाड़ लिए तो वो फिर यहां से नहीं हटने वाला, यानी वो हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को ना सिर्फ देख सकेगा बल्कि उस पर लगातार सवाल भी खड़े कर सकेगा। और यही वजह थी। तीसरे ग्राफिक्स में आपको मैं दिखाता हूं और एक और बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं निशांत कि आखिरकार ये अगर आप देखें चीनी सेना की मौजूदगी को दर्शाती है और ये दिखाती है कि आखिरकार कहां पर गलवान PP-14 के पास जो है वो वहां यहां पर आकर बैठ गया, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे टेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे टेंट्स के अलावा मैसिव डिप्लॉयमेंट उसकी दिखी, और ये भी दिखा कि आखिरकार उसको किस तरीके से उसने यहां पर बैठना शुरू किया था। ये अगर आप देखें छोटे छोटे जो पॉइंटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लॉक्स जो नजर आ रहे हैं, दरअसल ये ब्लॉक्स नहीं, ये उनके कैंप्स हैं, ये उसके टेंट है और इन्हीं टेंट को लगाकर वो यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहा था। यानी ये पूरे नक्शे को अगर आप समझे निशान तो आप ये समझ में आ जाएगा कि चीन का मकसद बहुत बड़ा था। उसका मकसद था कि ना सिर्फ पूरे LAC में डिस्टर्बेंस करना, बल्कि ये पॉइंट्स जहां पर उसने कभी आके बैठने की कोशिश नहीं की थी, कभी पेट्रोलिंग नहीं की थी, ऐसे पॉइंट्स को भी कैप्चर करना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर काम को रोकना, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इन कामों को रोकना था निशांत। और उसका मकसद था कि कैसे वो इन कामों के ऊपर ना सिर्फ रोक लगा दे, बल्कि भारत को इस तरीके से बढ़ते हुए ना देखे निशांत।
ये जो आप बता रहे हैं बातें सुमित, ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि न सिर्फ उसको चिंता इस बात की थी कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, बल्कि उसको चिंता इस बात की भी थी कि भारत कहीं ना कहीं अपने इस तरीके से LAC को एक डेफिनेशन देता जा रहा है जो कि चीन कभी नहीं चाहता है, क्योंकि इसी में उसका फायदा है। गलवान घाटी में इंडियन आर्मी ने चीन का घमंड चूर चूर कर दिया है, लेकिन चीन तो चीन है, भला चालबाजी से कैसे बाज आ सकता है। जमीन पर हिंदुस्तानी फौज से मुंह की खाने के बाद पस्त हुआ चीन भले ही पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने जो प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ रखी है वो बदस्तूर जारी है। और इसके लिए चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा मिसाइल ग्लोबल टाइम्स को मोर्चे पर लगा रखा है, जो एक के बाद एक चीनी फौज की ताकत का दम भरने वाले वीडियो पोस्ट कर रहा है, क्योंकि चीन समझ चुका है कि असली वॉर हुई तो हिंदुस्तान क्या कर सकता है। इसीलिए भारतीय सेना की शक्ति का से सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है, और अब वॉर गेम के वीडियो से माइंड गेम खेल रहा है। पहाड़ी इलाके में तोपखाने की ताकत की नुमाइश, आसमान से गोला बारूद बरसाने का अभ्यास, तिब्बत की जमीन पर चीनी फौज की वार एक्सरसाइज, जिनपिंग की फौज दिखा रही है जंग की तैयारी। दुनिया को बता रहा है चीन कितने चुस्त हैं उसके सैनिक, और तो और नींद में भी चकमा नहीं खा सकते हैं उसके सैनिक। इस वक्त पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य की चर्चा चल रही है, तो दूसरी ओर चीन का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसका सबूत है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स, विश्लेषण और वीडियो। आप इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तो पिछले 24 घंटे में जारी हुए प्रोपेगेंडा वीडियो में से कुछ एक ही हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, भारत को डराने की कोशिश करना और चीन का डर छुपाना। चीन की सरकार के इशारे पर चलने वाली चीनी मीडिया की करतूत देखिए और उससे समझिए क्यों कहा जाता रहा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। गलवान में हिंदुस्तान के फौजियों के गर्दन तोड़ पराक्रम से पूरी चीनी फौज खौफजदा है, लेकिन फिर भी चीन की मीडिया मिसाइल यानी ग्लोबल टाइम्स एक के बाद एक वार एक्सरसाइज के वीडियो जारी कर रही है। ये तमाम वीडियो तिब्बत के पहाड़ी इलाकों के होने का दावा किया जा रहा है और संदेश लद्दाख के लिए तैयारी का दिया जा रहा है। चीन की ये रणनीति बहुत पुरानी है, इस बार फर्क ये है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये सिर्फ गरजने वाले बादलों की तरह ही है, इनमें बरसने की हिम्मत नहीं है। ये अभी कोई नई चीज उन्होंने नहीं शुरू की है। 2017 में अगर आप डोलम के टाइम पे देखेंगे तब भी इन लोग इस प्रकार का वीडियो वगैरह निकाले थे, इधर हम इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं उतना ट्रेनिंग कर रहे हैं बोल के। तो वो इनका एक तरीका है दूसरों को बताने के लिए, नहीं आप उनके ऊपर साइकोलॉजिकल थोड़ा दबाव, मानसिक दबाव डालने के लिए। तो इसलिए इन चीजों को भी देख के डरने की कोई बात नहीं। वीडियो के साथ साथ ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट छापी जा रही है, विश्लेषण किए जा रहे हैं, चीन की ताकत का महिमा मंडन कर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। 1962 में दोनों देश लगभग बराबर ताकत के थे, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत की तुलना में 5 गुना है। चीन का रक्षा बजट भारत से 3 गुना अधिक है। चीन एक अत्यधिक औद्योगिक देश है, जबकि भारत अभी भी औद्योगिकीकरण के प्राथमिक चरण में है। चीन के अधिकांश उन्नत हथियारों को घरेलू स्तर पर निर्मित किया जाता है, लेकिन भारत के सभी उन्नत हथियार आयात किए जाते हैं। चीन के दावों को अगर आंकड़ों की कसौटी पर कसा जाए तो रक्षा बजट के मामले में भारत का आंकड़ा है 4,71,378 करोड़ रुपए, जबकि चीन का बजट करीब 13.5 लाख करोड़ बैठता है, और इसी अंतर को लेकर चीन इतराता है। ग्लोबल टाइम्स के आंकड़े तो सही हैं, लेकिन उसके आधार पर जो दम भर रहा है वो गलत है, क्योंकि ज्यादा रक्षा बजट उसकी उपलब्धि नहीं, मजबूरी है। चीन का जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन इस चीज़ को लेके कोई चीज़ डरने की बात नहीं है। पहली बात ये बताना चाहता हूँ, उनका जो डिफेंस बजट है वो उनको इसलिए चाहिए कि उनको साउथ चाइना सी में भी प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको उसके लिए भी
फोर्सेस रखने पड़ेंगे। चीन अपनी सेना के बारे में ये कहता है कि उसकी सैन्य ताकत भारत की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक और कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने चीन के इस भ्रम को तोड़ दिया। बिना हथियारों के भारत के सैनिक चीन के फौजियों पर भारी पड़े और उनकी गर्दनें मरोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हमारे जवानों ने बता दिया कि बिना हथियार वो चीन की फौज का ऐसा हश्र कर सकते हैं, और अब तो इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है। उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। पीएम मोदी के इस बयान से जिनपिंग और उनके जनरलों की नींद हराम हो गई है। बौखलाहट में ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ एक धमकी भरा लेख लिखा। मोदी अपने देश की जनता को खुश करने के लिए शब्दों के साथ खेल रहे हैं। वास्तव में वो अपनी सेना को एक और संघर्ष की इजाजत दे सकते हैं। चीन की क्षमता भारत से न केवल सैन्य मामलों में बेहतर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन का प्रभाव ज्यादा है। इतना ही नहीं, चीन अपने हथियारों के जखीरे की तुलना भारतीय हथियारों से कर रहा है। चीन के पास कुल 3210 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत के पास 2123। इनमें से चीन के पास 1232 लड़ाकू विमान हैं, भारत में इनकी संख्या 538 है। हेलीकॉप्टर्स की तादाद में चीन भारत से थोड़ा आगे है, लेकिन टैंक्स के मामले में भारत चीन से आगे है। फील्ड आर्टिलरी की बात करें तो इसमें भी चीन भारत से पीछे है। बख्तरबंद गाड़ियां चीन के पास करीब 33,000 हैं और भारत के पास 8,686। रॉकेट प्रोजेक्टर्स चीन में 2,650 हैं और भारत के पास 266। लेकिन क्या वाकई में इन आंकड़ों से आतंकित होने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जरा वो समझ लीजिए। लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि भाई उनके पास इतना टैंक है, हमारे पास इतना कम है, उनके पास इतना एयरक्राफ्ट है, हमारे पास इतना कम है। इस प्रकार से देखने से आपका जो उनका जो कॉम्बैट पावर है वो ज़्यादा दिखता है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने वो कितने ला सकते हैं, हमारा इलाके के अंदर कितना डिप्लॉय कर सकते हैं। ये किस्म का जो कैलकुलेशन है वो फौज के जो लोग हैं वो ठीक तरीके से उसका प्लानिंग करते हैं। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसकी चीज़ को लेकर डरने की बात नहीं है। प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन जितने हथियारों की नुमाइश कर रहा है, वो सारे हथियार वो सरहद पर नहीं ला सकता है। ये बात चीन भी जानता है और अच्छी तरह से जानता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि चीन कितनी भी कोशिश कर ले, वीडियो में जितने भी गोले दागे, मिसाइल लॉन्च कर ले, लेकिन असलियत ये है कि जंगे मैदान में हर हाल और हर हालात में एडवांटेज हिंदुस्तान के पास है। अब आप ये समझ गए होंगे कि चीन की मीडिया किस तरह वहां की सरकार के लिए एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम करती है, और इसी वजह से अमेरिका ने 4 चीनी मीडिया संगठनों ग्लोबल टाइम्स, सीसीटीवी, चाइना न्यूज सर्विस और पीपल्स डेली को प्रोपेगेंडा आउटलुक करार दिया है, जिससे चीन बुरी तरह तिलमिला गया है और अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है। हमने आपको चीन की शय पर नेपाल के बदले तेवर दिखाए, हिंदुस्तान के क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने की हिमाकत का विश्लेषण दिखाया, लेकिन आज हम आपको नेपाल की वो हरकत दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई। चीन की दोस्ती में नेपाल सरकार इतनी अंधी हो गई है कि उसने उस भारत के लिए खतरा बढ़ाने की कोशिश की जिसने नेपाल के हर मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। नेपाल ने बिहार में बाढ़ का मानव जनित खतरा बढ़ाने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखें आप। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव है और अब भारत के पारंपरिक दोस्त नेपाल का भी भड़काऊ बर्ताव है। फर्जी नक्शा बनाकर नेपाल आंख दिखा रहा है, हिंदुस्तान के हर काम में अड़ंगा अटका रहा है, सरहद पर तनाव बढ़ा रहा है। चीन की दोस्ती में अंधी हो चुकी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने इस तनाव भरे माहौल में एक और ऐसी हरकत की है जिससे बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लालबकैया नदी पर बने बांध के पुनर्निर्माण का काम रोक दिया। गंडक बांध की मरम्मत के लिए अनुमति देने से मुकर गया। नेपाल सरकार ने खुद मरम्मत की हिम्मत तो नहीं दिखाई, लेकिन हिंदुस्तान के सामने सिर उठाने की हिमाकत जरूर कर दी। जो जानकारी कुछ अभी मिल रही है, जो
सकारात्मक है स्थिति। अब नेपाल की हिमाकत सिर्फ गंडक बांध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जगहों पर होने वाला मरम्मत का काम भी नेपाल ने रोक दिया। यानी जिस हिंदुस्तान ने नेपाल को हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो हिंदुस्तान के लिए ही समस्या खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हालात ये है कि मरम्मत के काम के लिए सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। गंडक बांध के 36 गेट हैं, जिनमें 18 गेट नेपाल में हैं। भारत ने हर साल की तरह मरम्मत का काम शुरू किया। भारत के हिस्से के गेट की मरम्मत का काम पूरा हो गया, लेकिन 18 से लेकर 36 नंबर गेट तक मरम्मत नहीं हो सकी। चीन के जाल में फंसकर नेपाल ने हिंदुस्तान से सदियों की पारंपरिक दोस्ती तोड़ने की हिमाकत की है। हिंदुस्तान का रुख आज भी नेपाल के लिए नर्म है, लेकिन चीन के चंगुल में फंसी नेपाल संसद के गलियारे का तापमान गर्म है। सभी गेट बाढ़ के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसी का हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, तो हम लोग गेटों को ठीक से जो भी जहाँ गेट में कमी है उसको हम लोग ठीक करेंगे। लाल बकैया नदी पर बांध मरम्मत का काम रुकवाकर भी नेपाल ने चीन के इशारे पर काम करने का सबूत दिया है। हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाल का रुख एक सबक है। चीन की अंधी दोस्ती का असर व्यापक है। नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की 500 मीटर जमीन पर दावा किया है। ये वही जगह है जहां लाल बकैया नदी पर बांध की मरम्मत हो रही है, लेकिन नेपाली फोर्स ने इस जगह को नो मैंस लैंड बताकर काम रुकवा दिया और नेपाल की यही हरकत नए तनाव का सबब बन गई। इसका कारण ये भी है कि हर साल नेपाल और भारत के स्थानीय अधिकारी मिलकर इस मामले को बातचीत से सुलझाते रहे हैं, लेकिन इस बार नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार पर चीन का असर ज्यादा है, इसलिए बिहार के कई इलाकों पर संकट मंडरा रहा है। पूरे नॉर्थ बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाल्मीकि नगर, ढाका और पताही को गंडक नदी से खतरा है। बलुआ गुआरी को लाल बकैया नदी के पानी से खतरा है। वहीं मधुबनी के जयनगर को कमला नदी से खतरा। अब वो इलाका भी देखिए जिसे लेकर नेपाल ने विवाद खड़ा किया है। विवाद वाला ये इलाका नेपाल भारत की सीमा पर पिलर नंबर 346 से 347 के बीच है। यही इलाका नो मैंस लैंड है। इसमें पिलर नंबर 346 नेपाल की तरफ है और 347 भारत की तरफ। इसके बीच 500 मीटर जमीन है, जिस पर भारत ने कभी अपना हक नहीं जताया, हमेशा दोस्ती निभाई। लेकिन नेपाल ने इसे अब विवादित बना दिया है और यही विवाद तनाव के माहौल में और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि भारत और नेपाल में इस बांध की मरम्मत के लिए अब सहमति भी बनी है, लेकिन काम शुरू करने के लिए नेपाल ने शर्तें थोपी हैं। इश्यू भी रिजॉल्व हो गए हैं और आगे भी जो भी मजदूर वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए सभी को स्वास्थ्य जाँच करा के हम लोग भेज देंगे वहाँ पर। हालांकि भारत का रुख अब भी नेपाल के प्रति नर्म है, इसलिए शर्तें मंजूर हैं ताकि रोटी बेटी का सदियों पुराना संबंध चीन के बहकावे में ना टूटे। भारत का आंगन नेपाल हमसे ना छूटे। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। भारत चीन कमांडरों के बीच चली 12 घंटे की बैठक में मिली बड़ी कामयाबी। चीन की सेना LAC से पीछे हटने को राजी, तनाव खत्म करने पर बनी सहमति। चीन से तनाव के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे ने लेह के अस्पताल में घायल सैनिकों से की मुलाकात। कोर कमांडरों से ली LAC पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। 2 दिन के दौरे पर लद्दाख में है आर्मी चीफ। राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, PM मोदी का न्योता स्वीकार किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी, बोले दोनों देशों के बीच जल्द पूरा होगा रक्षा सौदा। चीन के साथ विवाद के बीच साथ आया रूस। विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। कहा भारत चीन विवाद सुलझाने में सक्षम, किसी बाहरी की जरूरत नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा संकट के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार। मनमोहन सिंह बोले कोरोना से निपटने में सरकार फेल। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका। विधान परिषद चुनाव के ठीक पहले 5 सदस्यों ने छोड़ी पार्टी, JDU में हुए शामिल। रघुवंश प्रसाद भी नाराज, पद से दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। महज 500 लोग को ही रथ खींचने की दी गई इजाजत। श्रद्धालुओं को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। कोरोना की चपेट में आई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। PCB ने किया खुलासा, इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 10 क्रिकेटर संक्रमित। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या आधी करने का दिया अल्टीमेटम। जासूसी गतिविधियों को देखते हुए भारत ने किया फैसला, पाकिस्तान में भारत भी अपने उच्चायोग में कर्मचारियों को करेगा कम।
फिक्र आपकी में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर कोरोना पर विजय पाना है तो मौत को हराना होगा, क्योंकि अगर मौत से जीत जाते हैं तो फिर अंदर का डर खत्म हो जाता है। और इसीलिए हम यही कहते रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े मत देखिए, मौत की दर को काबू में कर लीजिए। और इस समय देश में इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और अब सरकार ने समस्या को ट्रैक पर लाना शुरू भी कर दिया है। सबसे पहले अपने अंदर का भय खत्म करने के लिए ये आंकड़े देखिए। भारत में प्रति 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हो रही है, जबकि पूरे विश्व का औसत 6 से ज़्यादा है। और अगर कोरोना हॉटस्पॉट देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में ये आंकड़ा भारत से 63 गुना, स्पेन में 60 गुना, इटली और अमेरिका में प्रति लाख लोगों में मृतकों की संख्या भारत से बहुत ज़्यादा है। अब जिस आंकड़े को देखकर आपका दिल कांपने लगता है, उस भय को भी दूर कर लीजिए। भारत में इस समय कुल संक्रमित केस हैं करीब 4,44,000। इसी आंकड़े पर ही आंखें गड़ती हैं तो मन घबरा उठता है। लेकिन आज की सच्चाई होती है एक्टिव केस, जो कुल संक्रमित के आधे से बहुत कम है। 3 जून को भी फिक्र में हमने आपको यही बात बताई और बार बार आपका डर कम करने के लिए हम इस आंकड़े का विश्लेषण करते हैं। लेकिन कोरोना काल में जो सबसे बड़ी फिक्र है, ये है मौत पर काबू पाना। पिछले करीब 1 महीने से हम न सिर्फ इस पर फिक्र जता रहे हैं, बल्कि शासन और प्रशासन की आंखें खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको कोरोना से मौत पर कंट्रोल के 3 तरीके बताए थे। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर संक्रमितों की कैटेगरी बांटना। नंबर 2, कोमॉर्बिड या बुजुर्ग मरीजों की पहचान करना। नंबर 3, इन मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाना। और जब ज़रूरतमंद मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाया जाएगा तो मरने वालों की संख्या कम होती जाएगी। और अब सरकार इसी फार्मूले पर काम करने लगी है। 12 जून को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ राज्यों के स्वास्थ्य सचिव की बैठक में इसी बात पर फोकस किया गया कि मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, जिसमें बताया गया कि देश में 82% कोरोना मरीजों की मौत 5 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हुई। 65 जिलों में मृत्यु दर 5% है, जबकि पूरे भारत में औसत मृत्यु दर करीब 3% है। और जो हमने आपको बताया कि मृत्यु दर पर कंट्रोल करने का मतलब है कोरोना का डर खत्म करना, तो अब इसके लिए दिल्ली जैसे राज्यों में सरकार ने सबसे पहले टेस्टिंग बढ़ा दी है। पहले दिल्ली में प्रतिदिन करीब 5,000 जांच होती थी, अब 18,000 संदिग्ध की जांच हो रही है। इससे ये पता चलता है कि आपके घर या मोहल्ले में कितने ज़रूरतमंद हैं जिन्हें अस्पताल पहुँचाने की ज़रूरत है। दूसरा, सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि ज़रूरतमंद मरीजों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस मिल पाए, ताकि गंभीर मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाकर ऑक्सीजन दिया जाए या वेंटिलेटर बेड मिल पाए। और घर से अस्पताल के बीच सही समय पर पहुंचना ही गंभीर मरीजों की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। और निस्संदेह भारत इस मामले में खुशकिस्मत है। तभी तो दिल्ली जैसे शहरों में जहां डेथ रेट ऊपर जा रहा था, वहां अब फिर से इसमें बहुत हद तक सुधार दिख रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट के बीच पिछले कुछ दिनों में कंफ्यूजन भी खूब फैला है। फिक्र आपकी में बार बार हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले उपराज्यपाल ने कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य कर दिया था। विरोध के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बाद कोरोना मरीजों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए वो और भी कंफ्यूजन फैलाने वाले हैं। और अब इसका भी विरोध हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली देश का दूसरा हॉटस्पॉट है, जहां हर 10 लाख लोगों में 3300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं, जबकि पूरे देश का औसत करीब 300 का है। मतलब दिल्ली में देश से 10 गुना से भी ज्यादा प्रति मिलियन कोविड केस हैं। पिछले 1 हफ्ते में यहां हर दिन औसतन 2800 नए केस आ रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जो नया निर्देश दिया है, उसके मुताबिक ऐसे मरीज जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उन्हें अब क्लिनिकल जांच के लिए कोविड केयर सेंटर जाना होगा, जबकि पहले ऐसे लोगों से डॉक्टरों का पैनल फोन पर बात करता था। अगर सीरियस होता है तो कोविड केयर की टीम घर आकर सलाह देती है और फिर तय होता है कि आपको अस्पताल जाना होगा या क्वारंटीन सेंटर से ले जाया जाएगा या फिर होम आइसोलेशन में रहना होगा। लेकिन अब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आते ही संक्रमित व्यक्ति के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य है, जो मुश्किल को कम करने की बजाय बढ़ाने वाला दिखता है, क्योंकि नई व्यवस्था के मुताबिक अब स्थानीय प्रशासन या पुलिस की ये जिम्मेवारी होगी कि वो संक्रमित व्यक्तियों को कोविड सेंटर तक ले जाए, जबकि पहले मेडिकल की टीम सलाह मशविरा कर आपको क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल ले जाती थी। ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन के लोग मरीजों को लेने पहुंचेंगे तो वो और उनके परिवार वाले और भी डर जाएंगे।
और इसी डर को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इस नियम को बदलने की मांग की। ये जो नई व्यवस्था लागू की है कि हर एक कोरोना के पेशेंट को क्वारंटीन सेंटर आना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए, उसको बंद करके पहले वाली व्यवस्था लागू करें कि सरकार की मेडिकल टीम घर पे जाके लोगों का चेकअप करेगी और उनको होम आइसोलेशन में रखने के लिए कहेगी अगर वो वहां रहने के लिए एलिजिबल हैं। नए निर्देश से जुड़ी दूसरी और बड़ी मुश्किल ये है कि इन संक्रमितों को एम्बुलेंस से कोविड केयर सेंटर ले जाना होता है, जबकि दिल्ली में सिर्फ 460 एम्बुलेंस है और कोरोना के प्रतिदिन करीब 3000 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मरीजों को दूसरे विकल्प पर निर्भर रहना होगा और कोरोना फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा विकल्प क्यों? तो इसका जवाब है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसे इलाज की जरूरत है तो वो सिर्फ एम्बुलेंस का इंतजार ही तो नहीं करता रहेगा। हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी से अपने परिवार के साथ कोविड केयर सेंटर जाए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और दोनों ही केस में मरीज से और भी ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा होगा। इसके अलावा हो सकता है कि कोविड सेंटर में संक्रमितों की लाइन लग रही हो तो वहां भी संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बना रहेगा। इतना ही नहीं, चूंकि मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत नहीं हो पाएगी तो दोबारा भी संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर जाना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली की एम्बुलेंस की दिक्कत को कुछ हद तक दूर करने वाली है। 650 एम्बुलेंसेस भारत सरकार को देने के लिए, भारत सरकार दिल्ली को देने के लिए तय किया है। वैसे ही लगातार जो टेस्ट किया है, ये टेस्ट विद इन हाफ एन आवर में जो टेस्ट हो रहे, ये हाफ एन आवर में पॉजिटिव है तो अपने को रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन ये एम्बुलेंस कब तक आएंगे निश्चित नहीं है। दूसरा, आने वाले दिनों में आशंका है कि दिल्ली में लाखों कोरोना केस होंगे, तो ऐसे में 1000 एम्बुलेंस भी कम पड़ जाएंगे और अगर हजारों संक्रमित हर एक दिन घर से बाहर निकले तो मामला बेकाबू हो सकता है। मतलब एक नियम जारी कर सरकार ने कंफ्यूजन और परेशानी का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो सबसे पहले कोविड केयर सेंटर जाना होगा। नंबर 2, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक होंगे और आप में कम लक्षण होंगे तो आपको घर में क्वारंटीन रहने को कहा जाएगा। ऐसा आपसे तभी कहा जाएगा जब आपके पास 2 कमरे का घर हो और आपके इस्तेमाल के लिए एक अलग बाथरूम हो। और नंबर 3, अगर आप कोमॉर्बिड हैं या उम्र 65 साल से ज्यादा है तो फिर आपको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि उपराज्यपाल इस फैसले को वापस लें और पुराने को बहाल करें, ताकि कम से कम संक्रमित व्यक्ति घरों से निकलें, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका भी कम होगी। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव। कहा है कि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में कोरोना संक्रमितों की दर सबसे कम है। भारत में 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहां पर प्रति 1 लाख लोगों में करीब 30 मामले सामने आए हैं, जबकि दुनिया के बाकी देशों में ये दर 3 गुने से भी ज्यादा है। दुनिया के प्रति 1 लाख लोगों में करीब 114 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना बीमारी फैलने से पहले भारत एक भी पीपीई किट नहीं बनाता था, लेकिन अब भारत एक महीने में 50 लाख पीपीई किट एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही ग्लोबल डिमांड को देखते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे सकती है। ये किट संक्रमण से बचने में कारगर है और उन लोगों के लिए जरूरी है जो संक्रमण के हाई रिस्क जोन में काम करते हैं। 31 जनवरी को इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोविड-19 की वैक्सीन और दवा तैयार कर रहे वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज समेत कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने फुल लेंथ स्पाइक प्रोटीन तैयार करने में कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। जर्नल में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेल्स में वायरस के प्रवेश के लिए एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है और फुल लेंथ एस प्रोटीन तैयार कर लेने से दवा या वैक्सीन विकसित करने में मदद मिलेगी।
लॉकडाउन में पलायन करके घर वापस लौटे मजदूरों के लिए सरकारी नीतियां कारगर साबित हो रही हैं। एक तरफ तो अच्छे मानसून और धान की बुआई का सीजन होने से ग्रामीण मानव बल को काम मिल रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की स्कीमों से भी ग्रामीण बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने के जारी डेटा में बताया है कि 21 जून को खत्म हुए सप्ताह में ग्रामीण बेरोजगारी दर गिरकर 7.26% पहुंच गई है, जो इसके पहले के हफ्ते में 10.96% थी। ये बेरोजगारी दर 3 महीने में सबसे और अब देखते हैं जो है सो है। चुनौती को अवसर में बदलना बात अलग होती है और मुसीबत में भी मुनाफा तलाशना बात अलग। कई लोग इस समय घनघोर मौका परस्ती में लगे हैं। ऐतिहासिक संकट के बीच वो अभूतपूर्व अमानवीय कामों में लगे हुए हैं। ज्यादातर ने मुसीबत में सेवा के संस्कार और त्याग की तपस्या दिखाई है, लेकिन कुछ लोगों ने दिखा दिया है कि वो कौन से काम होते हैं जिनसे नाराज होकर ऊपर वाला वक्त वक्त पर कोरोना किस्म की सजाएं देता रहा है। कभी मजबूर मजदूरों को घर भेजने में उनसे दलाली करने, सरकारी टिकटों के ब्लैक करने और किराए के नाम पर लूट की खबरें आईं। कोई सैनिटाइजर और मास्क तक में मुनाफाखोरी और सेटिंग के जुगाड़ में मिला, तो कहीं प्रतिष्ठित निर्माताओं के सैनिटाइजर्स भी मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने भी दिखा दिया कि धरती पर सबसे पवित्र और इज्जतदार पेशे में से एक, उस पर दाग लगाने वाले लोग कौन से हैं जिन्हें इंसान में सिर्फ एक ATM नजर आता है। लाखों लाख के बिल वसूले गए, यहां तक कि सरकारों और अदालतों को दखल देना पड़ा। कुछ अस्पतालों ने तो दिन दहाड़े रेट लिस्ट बनाकर वसूली की। मेरे एक दोस्त ने इन हालात पर तंज करती हुई गजब की बात कही। कहा कि अब तक कोरोना की दवा का नहीं आना अगर साइंस है, तो इलाज में लाखों का बिल आ जाना आर्ट। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।